सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में आज हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे हम लोग। मान लीजिए कोई सिस्टम लिया जाए, पहले ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया, और मान लीजिए सिस्टम में ये दो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर लिख दिया जाएगा पहले, है ना। और मान लीजिए कुछ लिया जाए, पोजीशन कुछ लिया जाए, मान लो ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। r1 वेक्टर विल बी x1 i k प्लस y1 j कैप, और ये जो पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर विल बी x2 i k प्लस y2 j कैप, कि नहीं। अच्छा, x1 x2 y1 y2 पता है तो हम इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी लिख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर ही होगा। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी पर कहीं ना कहीं होगा। मान लेते हैं इधर कहीं है, उसका कोऑर्डिनेट xcm कितना होगा, ycm कितना होगा, इसका तो फॉर्मूला है ना। xcm विल बी m1, मास भी कुछ मान लेते हैं दिया है, m1 है इसका, m2 है इसका, है ना। कुछ डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ये m1 m2 मास है, तो ये xcm विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ycm भी इसी तरह से यहाँ पता चल गया। एक्सियम वाईसीएम पता है तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग। इसको लेटर से आरसीएम कहा जाए। आरसीएम विल बी एक्सीएम आई कैप प्लस वाईसीएम जे कैप, है ना। पोजीशन वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। चलिए एक बार लिखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आरसीएम विल बी इक्वल टू एक्सीएम जो है उतना आई कैप प्लस वाईसीएम जे कैप। एक्सीएम वाईसीएम की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आरसीएम आ जाएगा कितना, आरसीएम इज इक्वल टू एक्सीएम की जगह लिख दिए m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये एक्सीएम हो गया इतना आई कैप प्लस वाईसीएम m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, इतना जे कैप। ये आया पोजीशन वेक्टर। दिस इज इक्वल टू, अच्छा दोनों में से m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में कॉमन ले ले रहे हैं। तो न्यूमरेटर में देखो क्या बचा, m1 x1 आई कैप प्लस m2 x2 आई कैप प्लस m1 y1 जे कैप प्लस m2 y2 जे कैप। ये न्यूमरेटर में बचा। इसको देखो ऐसे लिख लिए, m1 x1 आई कैप और इसमें से प्लस m1 y1 जे कैप एक साथ लिख दिया, मतलब m1 x1 प्लस y1, अरे सॉरी आई कैप प्लस m1 x1 आई कैप प्लस m1 y1 जे कैप। m1 दोनों में से कॉमन लेके कैसे लिख सकते हैं, प्लस फिर यहाँ m2 x2 आई कैप प्लस m2 y2 जे कैप। तो m2 कॉमन ले ले, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप बचा। डिनोमिनेटर में क्या है, m1 प्लस m2, है ना। दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप क्या चीज है, r1 है ना। ये r1 वेक्टर लिखेंगे, ये m1 मास का पोजीशन वेक्टर, तो क्या आएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। तो ये लिखा हुआ है m1 r1 प्लस m2 r2, ये m2 r2 हो गया, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप अपॉन m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो गया। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर एक बार लिख दिए। एक चीज देखो, उसी फॉर्म का आंसर आ रहा है नहीं, जिस फॉर्म का हम लोग एक्सीएम माने थे, वाईसीएम माने थे, उसी फॉर्म का आंसर है नहीं। देखो जैसे एक्सीएम लिखना होता तो कैसे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, वाईसीएम m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। उसी तरह से सॉल्व करने पर जब आरसीएम आया तो आरसीएम आया m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, है कि नहीं। चलिए, अच्छा, तो ये तो आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर अब वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे मिलेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिखा जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो नीचे पे तो कांस्टेंट है m1 प्लस m2, उसको वैसे ही रहने दें। इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का क्या होगा, ये कांस्टेंट इंटू r1
तो कितना हुआ m1 टाइम्स r1 का डिफरेंशिएशन dr1 by dt इज v1, है ना, प्लस m2 कांस्टेंट टाइम्स r2 का डिफरेंशिएशन इज v2। तो देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी इसी फॉर्म का आ गया, m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2। v1 v2 है क्या? v1 है m1 का वेलोसिटी वेक्टर, v2 है m2 का वेलोसिटी वेक्टर। तो अगर इन दोनों का वेलोसिटी दिया हो, किसी क्वेश्चन में पूछा कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा यही नहीं, जितने होंगे, जैसे यहाँ तो 2 ही लिए थे हम, और होंगे अगर तो इसी में जुड़ता जाएगा, m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus डॉट 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 अपॉन m1 plus m2 plus m3 plus डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं? जितने होंगे उतने लिख दिया जाएगा। इस तरह से RCM में भी m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 and so on अपॉन m1 plus m2 plus m3 and so on, ठीक है ना? तो ये हुआ VCM वेक्टर। अच्छा एक चीज यहां पर और है, किसी क्वेश्चन में अगर सिस्टम में जितने पार्टिकल्स हैं उन सबका वेलोसिटी सेम दिया है, मान लो सबका वेलोसिटी v0 है, सेम है, तो यहाँ भी v0 होगा, m1 का वेलोसिटी भी v0 दिया है किसी क्वेश्चन में, अगर m2 का भी v0 है, मतलब जितने पार्टिकल सबका वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ भी v0 यहाँ भी v0, तो दोनों में से v0 कॉमन ले लेंगे, तो न्यूमरेटर में बना m1 plus m2, डिनोमिनेटर में m1 plus m2 कट जाएगा, बचेगा क्या v0, मतलब VCM will also be equal to v0। कहने का मतलब किसी क्वेश्चन में अगर बॉडी के या सिस्टम के हर पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर सेम है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी उतना ही आ जाएगा। सिस्टम के हर पार्टिकल का वेलोसिटी अगर v0 है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी v0 ही आ जाएगा। क्यों? ये सब कॉमन लेके जब निकालेंगे तो m1 plus m2 ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा तो v0 ही ना। हाँ, अगर अलग अलग दिया है हर पॉइंट का वेलोसिटी, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम दिया है, हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम दिया है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करने की भी जरूरत नहीं, सीधा आंसर इज v0, है कि नहीं? जितना सबका है उतना ही सेंटर ऑफ मास का। चलिए, अच्छा तो ये हो गया VCM का फॉर्मूला। अब ACM का फॉर्मूला लिखा जाए, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करें, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। डिफरेंशिएशन करना है इसका, डिनोमिनेटर में तो m1 plus m2, यहाँ m1 इज अ कांस्टेंट, v1 का डिफरेंशिएशन a1 प्लस m2 इज कांस्टेंट, v2 का डिफरेंशिएशन a2। ठीक है, तो ये आया m1 plus m2 a2 upon m1 plus m2, और भी अगर होंगे तो प्लस होते जाएगा, जैसे इसमें बता रहे थे, है ना। और दूसरी वाली बात भी कि अगर सिस्टम के हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम है, a0 है, तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन a0 ही आ जाएगा, है ना। कॉमन ले लेंगे, फिर मास से ऊपर नीचे कट जाएंगे। चलिए, यहां तक लिखे हम लोग। अब ये सब फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला है ना। एक्सीएम आरसीएम का फॉर्मूला याद किए थे, अब ये सब फॉर्मूला है, ये 3, ये भी याद करना है। चलो अच्छा, और आगे बढ़ते, इसको और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग शुरू में बात किए थे कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसका एक्सीलरेशन नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास होता हो, है ना। और बताए थे आपको कि जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये होना चाहिए, एक्सीएम का फॉर्मूला ये होना चाहिए, वाईसीएम का फॉर्मूला ये होना चाहिए। शुरू में बोले थे कि कहां से आया वो सब फॉर्मूला, वो सब यही सोच के आया कि एक्सीएम का फंक्शन क्या होना चाहिए, वाईसीएम का क्या होना चाहिए, ताकि फाइनली जब हम लोग एक्सीलरेशन पे पहुंचे तो एक्सीलरेशन उतना आ जाए, कितना, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास, एक्सीलरेशन उतना होना चाहिए। एक्सीलरेशन उतना होने के लिए वेलोसिटी कितना होना चाहिए, वेलोसिटी उतना होने के लिए पोजीशन क्या होना चाहिए, उस हिसाब से सोचा गया कि कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए सेंटर ऑफ मास का, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। उसी बात पे अब हम लोग जा रहे हैं। अब एक्सीलरेशन यहां तक लिख लिए, अब इसको आगे सॉल्व करके पहुंचाने जा रहे हैं कहां पे, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास के बराबर होता है। ये कैसे मालूम, चलो देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, m1a1, m1a1 मतलब m1 वाला जो पार्टिकल उसका मास लिखा है, और m1 का जो एक्सीलरेशन वो लिखा है। न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोग सीखे थे, किसी भी पार्टिकल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कि मास इनटू एक्सीलरेशन तो लिखा ही हुआ है, तो मतलब कि ये m1 पर लगने वाला नेट फोर्स के बराबर होगा। तो इसको हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया m1 पर लगने वाला नेट फोर्स के बराबर, मतलब F1 मान लें उसको, F1 प्लस m2a2 क्या होगा, m2 पर लगने वाला नेट फोर्स के बराबर F2 अपॉन m1 प्लस m2,
F1 क्या है, M1 पर लगने वाला नेट फोर्स, F2 क्या है, M2 पर लगने वाला नेट फोर्स, और भी होते तो F3 F4 सारे होते हैं। और यहां क्या लिखा हुआ है, इन दोनों को जोड़ा गया है, मतलब M1 पर जो नेट फोर्स लग रहा है, मान लो M1 पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट है, प्लस F2 क्या है, M2 पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका समेशन है कि नहीं, फिर उन दोनों को जोड़ दिया गया। तो ये दोनों मिला के क्या होगा, हमारे पूरे सिस्टम में 2 ही मास थे इस एग्जांपल में, तो दोनों पर लगने वाले सारे फोर्सेस को जोड़ दिए तो सिस्टम पर लगने वाला सारा फोर्स हो गया ना, ये तो पूरे सिस्टम पर जितना फोर्स लग रहा है वो ये हो गया। सही बात है कि नहीं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन द सिस्टम अपॉन ये M1 प्लस M2 क्या है, मास ऑफ द सिस्टम, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं, रुको अभी लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू F नेट फोर्स ऑन द सिस्टम अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, ऐसे लिख सकते हैं। अभी रुक जाओ, अभी इसको एक चीज और लिखना है हमको, रुको। पहले तो यहां तक ठीक है कि नहीं, ये हो गया M1 पर लगने वाला नेट फोर्स, ये हो गया M2 पर लगने वाला नेट फोर्स, M1 M2 को मिला के पूरे सिस्टम पर कितना फोर्स लगा वही लिखा हुआ है, जोड़ के वही लिख दिए, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम अपॉन, नीचे तो M1 प्लस M2 है, मास ऑफ द सिस्टम। ऑल्सो एक और बात देखो, M1 M2 सिस्टम में है, बाहर से इन पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो तो होंगे ही, प्लस हो सकता है ये दोनों आपस में भी एक दूसरे पर कोई फोर्स लगा रहे हो, होते हैं ना सिस्टम की बॉडीज कभी कभी आपस में भी फोर्स लगाती हैं। मान लो एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है तो ये दोनों आपस में नॉर्मल फोर्स लगा रहे होते हैं, दोनों अगर सिस्टम में है तो सिस्टम की बॉडीज आपस में भी कोई फोर्स लगा सकती है। मान लो M1 M2 पर कोई फोर्स लगा सकता है कि नहीं। तो जब M1 जैसे M2 ने अगर M1 पर कोई फोर्स लगाया है, M1 पर लगने वाला नेट फोर्स यहां लिखा है, ये चीज M1 पर लगने वाला नेट फोर्स, तो M1 पर बाहर से जो फोर्सेस लग रहे हैं वो तो है ही, प्लस M2 जो फोर्स लगा रहा है वो भी इसमें होगा। F1 क्या लिखा हुआ है, M1 पर लगने वाला नेट फोर्स, तो M1 पर एक्सटर्नल एजेंट कोई फोर्स लगा रहा है वो तो होगा ही, प्लस M2 अगर कोई फोर्स M1 पर लगा रहा है वो भी लिखा होगा इसी के अंदर, उन सबका समेशन है F1, है कि नहीं। इसी तरह से F2 जो लिखा हुआ है वो M2 पर लगने वाले सारे फोर्सेस का समेशन है, बाहर से जो फोर्सेस लग रहे हैं वो भी, और M1 ने M2 पे जो फोर्स लगाया वो भी, उन सबका समेशन है F2। तो मतलब जब ये जोड़ रहे हैं F1 प्लस F2, इसके अंदर F1 के अंदर वो फोर्स इंक्लूडेड है जो M2 ने M1 पे लगाया, और F2 के अंदर वो फोर्स इंक्लूडेड है जो M1 ने M2 पर लगाया, है कि नहीं। और जब जोड़ा जाएगा तो ये फोर्सेस तो आपस में कैंसिल होंगे ना, M1 M2 पे जो फोर्स लगाता है और M2 M1 पे जो फोर्स लगाता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर से इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अगर उनको जोड़ेंगे तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, बात सही है कि नहीं। तो पॉइंट ये है कि सिस्टम के जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो तो फाइनली कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं ना जब जोड़ा जाएगा इनको। तो इंटरनल फोर्स कौन सा, M1 ने M2 पे जो लगाया और M2 ने M1 पर जो लगाया, इंटरनल फोर्सेस। तो इस समेशन के अंदर जब लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। ये बात समझ में आई कि नहीं। हम क्या कह रहे हैं, F1 के अंदर सारे फोर्सेस वो होंगे जो M1 पर लग रहे हैं, इंक्लूडिंग M2 ने जो M1 पर फोर्स लगाया, है ना। इस तरह से F2 के अंदर वो सारे फोर्सेस हैं जो M2 पर लग रहे हैं, इंक्लूडिंग वो फोर्स जो M1 ने M2 पे लगाया। तो जब इनका समेशन करेंगे तो ये जो M1 ने M2 पर फोर्स लगाया और इसके अंदर जो M2 ने M1 पर फोर्स लगाया, वो फोर्सेस तो आपस में कैंसिल आउट करेंगे ना। कहने का मतलब जब सिस्टम पर लगने वाले सारे फोर्सेस जोड़े जाएंगे तो इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे क्या, केवल सिस्टम पर बाहर से जो फोर्सेस लग रहे थे, एक्सटर्नल फोर्सेस बचेंगे। इसलिए यहां पे हम लिखने जा रहे हैं F नेट, और नीचे सब्सक्रिप्ट में एक और चीज एक्सटर्नल लिखने जा रहे हैं, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, बाहर से कितना नेट फोर्स लग रहा है, अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, यही एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। फाइनली घूम फिर के हम लोग वहां पे आ गए जहां से शुरू किए थे। सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर जब शुरू किए थे हम लोग, शुरू में जब सेंटर ऑफ मास डिफाइन करे तो यही बोले थे ना कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसका एक्सीलरेशन नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम होता हो। तो फाइनली यहाँ पे पहुंच गए।
और इसीलिए वो फॉर्मूला एक्सीएम और वाईसीएम का शुरू में हम लोग लिए थे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ताकि फाइनली सॉल्व करने पर यहां पहुंच सके। ये होना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, इस बात से एक और कंक्लूजन हम लोग को ड्रॉ करना है। अब सिंस यहां पर लिखा हुआ है कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, तो अगर किसी क्वेश्चन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मतलब कि जो फोर्सेस हैं सिस्टम में वो केवल इंटरनल है, अंदर से बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, बाहर से नेट फोर्स अगर सिस्टम के ऊपर 0 है, तो उस केस में ये अगर 0 है तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास को एक्सीलरेट कराना है तो बाहर से फोर्स चाहिए, इंटरनल फोर्सेस को लेके सेंटर ऑफ मास को एक्सीलरेट नहीं करा सकते। इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट नहीं करता है। सेंटर ऑफ मास को एक्सीलरेट कराना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्सेस चाहिए, बाहर से नेट फोर्स होगा तभी सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट करेगा। इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट नहीं करता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे आगे चल के बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लोग सीखा जाएगा। इसमें वैरायटी है, 2 तरह की वैरायटी आगे चल के सीखा जाएगा, क्वेश्चंस की वैरायटी। लेकिन अभी के लिए ये बात यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। ये नेट एक्सटर्नल लिखने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास को एक्सीलरेट तभी करा सकते हैं अगर एक्सटर्नल फोर्स हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, तो एसीएम 0 होगा, चाहे कितने भी इंटरनल फोर्सेस लग रहे हो, उनसे कोई मतलब नहीं। केवल नेट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही एक्सीलरेट करता है सेंटर ऑफ मास। चलिए जाओ, ये बात सीखे हम लोग, और ये जो फॉर्मूला सीखे हम लोग पीसीएम एसीएम का ये और ये फॉर्मूला, ये सब पे कुछ क्वेश्चंस पहले शुरू करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, फिर और कॉन्सेप्ट सीखा जाएगा। चलिए, तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये 2 ब्लॉक्स हैं, ये 2 kg का, ये 4 kg का, 2 ब्लॉक्स हो गए। और ये ब्लॉक मान लीजिए कि इनिशियली देखा गया कि 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, ठीक है। ये जो गैप है इनके बीच का वो कुछ 1 मीटर है, ऐसा मान लेते हैं, है ना। इस समय जब इनिशियली देखा गया तो ये था सिचुएशन, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है कहीं, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। शुरू में अब ये तो कोलाइड कर ही जाएगा, बहुत जल्दी ही कोलाइड कर। 12 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी और 1 मीटर का सेपरेशन, तो 1/12 सेकंड पे ही कोलिजन हो जाएगा। नहीं, चलिए क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड बीतने पर, क्वेश्चन लिखा जाए एक बार, क्वेश्चन ये डायग्राम है क्वेश्चन का, क्वेश्चन लिखा जाए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब पॉइंट ये है कि ये जो जब ये इससे टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा। अभी का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बता सकते हैं या पोजीशन भी बता सकते हैं, अभी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ है वो बता सकते हैं नहीं। फिर टकराने के बाद क्या होगा ये तो पता ही नहीं है, कोलिजन कैसा है इसके बारे में कुछ दिया नहीं है। हो सकता है टकराने पर ये रुक जाए, ये चलने लगे, हो सकता है ये टकरा के लौटने लगे, ये आगे जाने लगे, क्या होगा कुछ पता ही नहीं। तो कैसे बताएंगे फाइनली 2 सेकंड बीतने पर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है ना। तो देखो कैसे कर रहे हैं, इन दोनों का जब कोलिजन होगा तो ये दोनों केवल एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे ना। दोनों को सिस्टम में अगर ले लें तो इसने कोलिजन के दौरान इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पर लगाया, आपस में फोर्स लगाया एक दूसरे पर। बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा ना, तो बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट नहीं करेगा मतलब इस प्रोसेस में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला है। कांस्टेंट वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास चल रहा है और 2 सेकंड में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। एक्सीलरेशन तो है नहीं सेंटर ऑफ मास के पास, आंसर लिखा जाए सीधा, है कि नहीं। बड़ा आसान होता है इस तरह का क्वेश्चन। तो पहले VCM लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1v1 प्लस m2v2 अपन m1 प्लस m2 फॉर्मूला है इसका। देखो m1v1
प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 है कि नहीं। दिस इज इक्वल टू, ये हो गया कितना 24 अपॉन 6 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रहा है और एक्सीलरेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि कौन सी वेलोसिटी जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया जाए, वेलोसिटी इज 4, टाइम इज 2, 8, आंसर आ गया ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। चलिए और करते हैं क्वेश्चंस। देखिए ये एक पुली है, इसको छत से हैंग कर दिए, इसके ऊपर से एक धागा ले आए, दोनों तरफ ब्लॉक्स हैं, वहां से m वहां से 2m। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों रेस्ट पे थे, रेस्ट से छोड़ दिया गया। रेस्ट से छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा नीचे, 2m वहां से नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन में लिखिए फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जैसे यहां किए थे वैसे सोचा जाए, लेकिन इस केस में देखो क्या हो रहा है। पहले तो एक्सीलरेशन लिखते हैं दोनों का, ये दोनों बॉडीज एक्सीलरेट कर रही हैं, दोनों का एक्सीलरेशन लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो कुछ ए मान ले, जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ में लिखते थे, नेट फोर्स इक्वल टू m दोनों के लिए लिखें। तो इसके लिए लिखेंगे तो 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m इंटू ए, और इसके लिए लिखेंगे तो t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए, दोनों को जोड़ देंगे, mg इज इक्वल टू 3ma, a इज इक्वल टू g/3। फिर g/3 से ऊपर जा रहा है, g/3 से नीचे जा रहा है। इस केस में सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 नहीं है ना, एक्सीलरेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास। कैसे, कितना एक्सीलरेशन होगा लिख सकते हैं उसका एक्सीलरेशन। एसीएम का फॉर्मूला था ना, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला था ना। चलिए, तो दोनों का एक्सीलरेशन पता है हमको, इतना इतना है। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन लिख रहे हैं, एसीएम इज इक्वल टू m1, मान लो इसको लेते हैं, तो m इंटू उसका एक्सीलरेशन ऊपर है कितना, g/3 प्लस m2 2m इंटू एक्सीलरेशन उसका नीचे है। अच्छा, यहां वेक्टर लिखना है हमको, साइन के साथ लिखना होगा। तो अगर इसको पॉजिटिव लिखे, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है ना। तो अगर इसको पॉजिटिव लिखे तो इसका एक्सीलरेशन नेगेटिव लिखना होगा। एक्सीलरेशन वेक्टर अगर ऊपर को पॉजिटिव लिए तो नीचे को नेगेटिव लेना होगा। तो 2m का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है g/3, तो माइनस g/3 अपॉन m प्लस 2m इज 3m, है ना, m1 प्लस m2। तो इससे एसीएम आ जाएगा, कितना आया, m कैंसिल, g/3 माइनस 2g/3 मतलब माइनस g/3 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू माइनस g/9। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन इतना है और ये कांस्टेंट है, देखो g इज अ कांस्टेंट, 9 इज अ कांस्टेंट। तो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है और पूछा है 2 सेकंड में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो अब क्या किया जाए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख दिया जाए, है ना। कांस्टेंट एक्सीलरेशन में वो चारों इक्वेशंस वैलिड हो जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास t प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू t स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। बोला था कि क्वेश्चन में कि इनिशियली दोनों पार्टिकल्स रेस्ट पे, दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे हैं, तो ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे होगा, है कि नहीं।
तो यूसीएम तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, ये तो हो गया 0 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज माइनस g/9, टाइम इज 2 सेकेंड, 2 स्क्वायर इज 4, तो आंसर आ गया माइनस ऑफ 2g/9। माइनस का मतलब नीचे की तरफ, ऊपर को पॉजिटिव मान के लिख रहे थे ना, तो डिस्प्लेसमेंट आया नेगेटिव, माइनस मतलब नीचे की तरफ 2g/9। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया गया रेस्ट से, नीचे गिर रहा होगा, और इसी के ठीक नीचे से एक पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया गया 20 मीटर पर सेकेंड से साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ, मतलब t=0 पर ही इसको छोड़ा भी गया और इसको थ्रो भी किया गया एक साथ। होगा क्या, रास्ते में ये लोग एक दूसरे से टकराएंगे, सही बात है, कोलिजन होगा। अच्छा, क्वेश्चन में कहा है कि जब ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, मैग्नेट जैसे कुछ होंगे दो, है ना। कोलिजन हुआ तो दोनों आपस में स्टिक कर गए, है ना। मैग्नेट नहीं बोला जाए, मान लीजिए कि दो बॉल्स है छोटी, उन पे गोंद लगा हुआ है, गम लगा हुआ है, मैग्नेट बोलेंगे तो फिर ये भी बात हो जाएगी कि अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। खैर वो सब छोड़ते हैं, दो बॉल्स हैं जो आपस में स्टिक कर जा रही हैं, गम लगा होगा, गोंद लगा होगा। चलो पॉइंट ये है, क्वेश्चन एक बार लिख दिया जाए, इसको लिखा जाए, if the two particles stick together after collision, then find time after which the combined mass will fall to the ground. जब दोनों चिपक जाएंगे तो ये दोनों का मास कंबाइंड हो जाएगा, जब फाइनली कितनी देर पे ग्राउंड पे गिरेगा, रुको एक सेकंड रुको, इसका मास है m, इसका मास है m, ऐसा दिया है, मास दोनों का सेम है। m ना भी दे तो भी ये बताना चाहते थे क्वेश्चन में कि ये दोनों का मास सेम है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। चलिए, तो पॉइंट ये है कि कब जाके दोनों नीचे कंबाइंड मास, जब चिपक जाएंगे उसके बाद नीचे कब गिरेंगे, कंबाइंड मास नीचे कब आके गिरेगा, ये बताना है कि नहीं। चलो पॉइंट ये है कि इसमें कोलिजन, इसमें भी कोलिजन होने के बाद, कोलाइड करने के बाद दोनों का वेलोसिटी कितना है अभी नहीं पता है हमको पता किया जा सकता है, लेकिन ये लंबा हो जाएगा। ऐसा करिए, एक बार ये क्वेश्चन आप अपने से एक बार ट्राई करिए जरूर, कॉपी में सॉल्व करके देखिए आप कहां तक पहुंचा पाते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, है ना। अब सोल्यूशन देखिएगा। चलिए देखिए जरा हम क्या कह रहे हैं। पॉइंट ये है कि इनिशियली ऐसा था, इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहां पे था इस समय, तो ये मास अगर दोनों बराबर है तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा दोनों के, मतलब यहां से 10 मीटर हाइट पे होगा। और फाइनली क्या होने वाला है कि जब दोनों मास मिला के कंबाइंड मास जब ग्राउंड पे गिर जाएगा तो उस समय सेंटर ऑफ मास ग्राउंड पे पहुंच चुका होगा, ये मास भी ग्राउंड पे पहुंच चुका है फाइनली, और ये भी ग्राउंड पे पहुंच चुका है। अगर कंबाइंड मास दोनों मिला के ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं तो सेंटर ऑफ मास भी, इसका मतलब फाइनली ग्राउंड पे आ चुका है। सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, फाइनली ग्राउंड पे है। टाइम बताना है कितनी देर के बाद सेंटर ऑफ मास ग्राउंड पे पहुंचेगा। सेंटर ऑफ मास का ही मोशन डिस्कस किया जाए डायरेक्टली, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोशन डिस्कस नहीं किया जाए, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। टकराने के बाद का वेलोसिटी क्या हुआ नहीं पता, पहले तो कितनी देर बाद टकराए, फिर टकराने के समय इनका वेलोसिटी कितना कितना था, फिर इतना था तो टकराने के बाद वेलोसिटी कितना होगा, तो ये सब पता करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। नहीं, सीधा सीधा सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछा है कितनी देर के बाद गिरेगा, तो सीधा सेंटर ऑफ मास का मोशन ही डिस्कस किया जाए, है ना। चलिए, तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहा था यहां पर बीच में 10 मीटर हाइट पे था। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना था, इस समय का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपन m1 प्लस m2 करेंगे, m इंटू 20 प्लस m इंटू 0, इसको तो रेस्ट से छोड़े थे ना इनिशियली, तो m इंटू 20 प्लस m इंटू 0 अपॉन 2m कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब सेंटर ऑफ मास जो है इनिशियली इतने से चलना शुरू किया और 10 मीटर हाइट पे था।
ग्रेविटी में मोशन हो रहा है, तो जब ये दोनों हवा में आएंगे तो इसका भी एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स, इसका भी एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स, मैग्नीट्यूड में भी सेम, डायरेक्शन में भी सेम, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन वेक्टर सेम है, तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन वेक्टर उतना ही हो गया। बात हुई थी थोड़ी देर पहले, कितना हो गया, जी डाउनवर्ड्स। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इतना है और एक्सेलरेशन है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स। सेंटर ऑफ मास यहां से चल के फाइनली ग्राउंड पे कब पहुंचेगा ये बताना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास -10, अगर ऊपर को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास -10 मीटर कब होगा। कैसे आया डिस्प्लेसमेंट, इनिशियली यहां था, फाइनली यहां पहुंचा, तो यहां से यहां तक इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर नीचे, -10। तो S = ut + ½ at स्क्वायर वाली इक्वेशन लिख दीजिए। तो इक्वेशन है S = ut + ½ at स्क्वायर। Displacement of center of mass is -10. Initial velocity of center of mass is 10. Half. Acceleration of center of mass is -10 t square. t में क्वाड्रेटिक है ये, तो क्या करें, सब में से 10 हटा लें, ये हो जाएगा t square by 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो t square और -2t -2 is equal to 0 है कि नहीं। तो t स्क्वायर -2t -2 is equal to 0, ये इक्वेशन आ गई। और इसके रूट्स लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा। हमको टाइम ही तो पता करना था ना, इसी इक्वेशन के रूट लिखने हैं हमको। चलिए, तो t विल बी इक्वल टू -b प्लस और माइनस √of b स्क्वायर -4 ac, मतलब 4 + 8 अपॉन 2, ये आएगा। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 12 का √, मतलब 2√3 है ना। अच्छा, 2 - 2√3 वाला जो टर्म होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव टाइम तो आंसर नहीं देंगे ना, आगे जाके कब गिरा ये बताना है, इसलिए प्लस वाला ही लेंगे। तो हो जाएगा 2 + 2√3 अपॉन 2, मतलब कि 1 + 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए और आगे बात करते हैं हम लोग। देखो, एक बात ये है, फिर से उस पे आते हैं, अपना जो पॉइंट था जिसमें हम कह रहे थे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास। इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस से सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं कराया जा सकता, केवल एक्सटर्नल फोर्सेस से ही सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करा सकते हैं, है ना। तो इस बात पे बेस करके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग 2 केसेस सीखने जा रहे हैं इसमें, है ना। 2 केसेस में क्या है, 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। चलो एक बार ऐसे करते हैं, पहले नोट करके एक बात लिखा जाए। नोट करके एक बात लिखिए, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज 0, एफ नेट एक्सटर्नल, है ना। आपने लिखा इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज 0, देन ACM is equal to 0. Then ACM is equal to 0. नोट करके पहले ये बात आपने लिखी। अब उसके बाद इसके अंदर केस 1, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो आगे के 2 केसेस हैं, केस 1 और फिर केस 2 आएगा। केस 1 में क्या है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है ही सिस्टम पर, प्लस अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 हो तो और क्या क्या हो जाएगा, है ना, देखा जाएगा। चलिए केस 1 में लिखिए, इफ, इसमें पूरा बात लिखा जाएगा, नहीं तो बाद में आप पढ़ोगे तो कभी कंफ्यूजन ना हो, पूरा बात इसमें लिखिए। इफ
net external force on a system is zero as well as का मतलब कि नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है ही, और प्लस एक और बात, एज वेल एज आपने लिखा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो एज वेल एज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो जीरो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो जीरो। अगर ऐसा होता है किसी केस में तो क्या होगा? देन अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? देखो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब सेंटर मास एक्सिलरेट नहीं कर रहा है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो दिया है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब यह हुआ कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आगे भी जीरो ही रहने वाला है, चेंज नहीं करने वाला है, जीरो का जीरो ही रहेगा। कैसे मालूम? एक्सिलरेशन किसी चीज का अगर जीरो है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और क्वेश्चन में अगर दिया है कि वेलोसिटी है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, तो आगे चल के भी कांस्टेंट मतलब उतना ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमेशा आगे भी जीरो ही रहने वाला है, पूरे प्रोसेस में जीरो रहने वाला है। लिखा जाए इन दिस केस, सॉरी देन, आगे देन करके लिख रहे हैं ना, आगे लिखिए, देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन जीरो इन दिस प्रोसेस। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन जीरो, जीरो ही रहेगा इन दिस प्रोसेस। फुल स्टॉप करके और एक बात लिखिए, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा इस केस में, है ना। फिर फुल स्टॉप करके एक और भी बात लिखिए, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, है कि नहीं? चलिए, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। अब आगे लिख रहे हैं, देखिए कैसे, डेल्टा आरसीएम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। आरसीएम लिखे थे m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, तो डेल्टा आरसीएम कैसे लिखेंगे? m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब कि ये चीज जीरो होना चाहिए, दिस इंप्लाइज दैट। ठीक है कि नहीं? ये जीरो होने के लिए ये तो कांस्टेंट है ना, इसको चले जाएंगे, जीरो हो जाएगा। न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए, दिस इंप्लाइज दैट m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 शुड बी जीरो। ये फॉर्मूला हो गया फाइनली, ये फॉर्मूला हो गया इस केस के लिए। किस केस के लिए? कि अगर ये नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो हो एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में हम लोग को देखना होगा, क्वेश्चन जब मिलते हैं इसके, देखना होगा कि क्या सिस्टम जो हमने लिया है उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है क्या? ठीक है, हो गया। अगर जीरो है तो क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है क्या? तो अगर वो भी है, दोनों बातें हैं, तो इसका मतलब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज करके बहुत से क्वेश्चंस हम लोग बड़े आसान बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिस्टम में दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताया, दूसरे का पूछा है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेंगे। m1 इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस m2 इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अगर डेल्टा r1 दिया तो डेल्टा r2 पता चल जाएगा। रुक जाइए, ध्यान से कॉपी में लिखते समय यहां एरो जरूर लगाइएगा। ये एरो था ना, मतलब ये वेक्टर्स हैं, साइन के साथ लिखना होगा, डायरेक्शन के साथ लिखना होगा। मान लीजिए कि आपने आगे को पॉजिटिव माना है और m1 पीछे डिस्प्लेस किया है, तो यहाँ नेगेटिव चीज लिखनी होगी। पीछे गया 2 मीटर तो -2 लिखना होगा, है ना, साइन के साथ लिखना होगा। चलिए, अच्छा, तो ये इक्वेशन बड़ा यूजफुल होता है। एक के बारे में बता दिया जाए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो दूसरे का हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है और बहुत स्टैंडर्ड तरह का क्वेश्चन है, और
काफी जगह पूछता है, ये मालूम ही होना चाहिए सबको। देखो क्या, ये एक प्लैंक है और ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, नीचे फ्रिक्शन नहीं है। ग्राउंड वाला जो सरफेस है दैट इज स्मूथ। तो इसी को कभी कभी ऐसे कह देता है कि ये जो प्लैंक है वो आइस पर रखा है, ऐसे कह देता है ताकि स्लिपरी हो जाए, स्मूथ कहने के लिए। या कभी कभी कह देता है कि ये एक बोट है जो कि वाटर के ऊपर है। वो भी, ये सब कहने का पीछे पर्पस ये होता है कि नीचे का सरफेस स्मूथ है, आराम से आगे पीछे स्लिप कर सकता है, ऐसा। चलिए, तो प्लैंक है, स्मूथ सरफेस पे रखा है। अब इस पे यहां पे इधर वाले एंड पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। आदमी का मास है स्मॉल एम, प्लैंक का मास है कैपिटल एम, ठीक है। अच्छा, आदमी के पैर और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है तब ना आदमी चलेगा, नहीं तो आदमी के पैर और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो आदमी चल कैसे पाएगा, बिना फ्रिक्शन के तो नहीं चल पाएगा। चलिए, तो ये हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, जैसे हम बोले अभी नहीं बता रहे थे कि कभी कहेगा कि बोट है वाटर के ऊपर है उसमें आदमी खड़ा है, कभी कहेगा प्लैंक है आइस के ऊपर रखा है, कभी ग्राउंड के ऊपर रखा है लेकिन ग्राउंड स्मूथ है। ये सब बातें इस तरह से, ये सब वैरायटी, ये सब बोलने का, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, ये मास एम, ये मास एम, ऐसा दिया रहता है। कहता है कि प्लैंक का लेंथ है एल, यहां से यहां तक प्लैंक का लेंथ है एल। फिर कहता है कि आदमी जो है इस प्लैंक के ऊपर चलना शुरू करता है और प्लैंक के दूसरे एंड तक पहुंचता है। चलेगा तो कैसे, देखो यहां से पैर से ऐसे ढकेलते हुए जाएगा, पैर से ऐसे ढकेलेगा, मतलब जब चलता है कोई ना तो पैर से नीचे वाली चीज को पीछे ढकेलता है। तो आदमी जब चलेगा तो प्लैंक को पीछे ढकेलते हुए आगे बढ़ेगा, है ना। तो प्लैंक पीछे जाएगा और आदमी आगे जाएगा। तो जब तक ये प्लैंक के इधर वाले एंड तक पहुंचेगा, जैसा क्वेश्चन में कहा है, तब तक प्लैंक थोड़ा पीछे आ चुका होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा जाता है इसमें कि आदमी जो है प्लैंक के दूसरे एंड तक जब पहुंच जाएगा तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्लैंक कितना डिस्प्लेस किया, कितना पीछे गया, वही बताना होता है। तो देखो कैसे कर रहे हैं। पहले तो ये कि हमारा ये दोनों कंडीशन यहाँ पे देखो फॉलो हो रहा है। नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है। देखो आदमी और प्लैंक दोनों को अगर सिस्टम में ले ले तो इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं, देखो स्मूथ है ना, तो ये फोर्स बाहर से फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं। और सिस्टम का अगर mg और नॉर्मल बनाए तो कैंसिल आउट, m प्लस mg नीचे, यहां से नॉर्मल ग्राउंड से जो लगेगा वो कैंसिल आउट। मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। ये दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं फ्रिक्शन वाला, वो आपस में इंटरनल फोर्स है ना, उससे मतलब नहीं। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। दूसरा क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है कि नहीं, 0 है। ये भी रेस्ट पे है इनिशियली और ये भी रेस्ट पे है इनिशियली। देखो ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है इनिशियली, सही बात है। तो दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, ये वाली और ये वाली। तो इसका मतलब ये रिलेशन यूज कर सकते हैं हम लोग। आदमी का डिस्प्लेसमेंट, आदमी को यहां से चल के प्लैंक के दूसरे एंड तक जाना है, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो ये वाला रिलेशन यूज कर लिया जाए। देखो कैसे कर रहे हैं। अच्छा एक बात और, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट अननोन मानना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा ना प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो अननोन मानना पड़ेगा। तो प्लैंक पीछे जा रहा है, तो कुछ मान लिया जाए कि प्लैंक एक्स लेंथ पीछे गया, एक्स लेंथ पीछे गया यहां से, और आदमी आगे इधर पहुंच गया। तो आदमी कितना आगे बढ़ा, तो क्या आदमी एल लेंथ आगे बढ़ा क्या, नहीं। ऐसे सोचो, अगर प्लैंक रुका रहता तो आदमी एल लेंथ आगे बढ़ता, यहां पहुंच जाता। लेकिन प्लैंक भी तो पीछे आ गया, एक्स लेंथ पीछे भी तो आ गया। तो एक तरह से देखें तो आदमी एल माइनस एक्स लेंथ आगे बढ़ा है यहां से, है कि नहीं। तो आदमी का आदमी का मास इंटू एल माइनस एक्स प्लस प्लैंक का मास इंटू प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट। अब प्लैंक का तो पीछे की तरफ माने है एक्स, तो हमको तो वेक्टर लिखना है, तो उसको माइनस एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि साइन के साथ लिखना है। तो माइनस एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन सुनो एक बात, पॉइंट ये है कि बिना मतलब हम लोग क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। पीछे क्यों माने, अननोन मानना है, तो अननोन हमको पहले से क्यों हम कह रहे हैं कि हमको मालूम है कि पीछे ही जाएगा। अननोन मानना है तो हम आगे मान लें, क्या दिक्कत है। आगे मानने से देखो फायदा क्या होगा, आगे मानोगे तो साइन का चक्कर नहीं फंसेगा, जो बहुत से बच्चे गलती करते हैं। जनरली यहाँ साइन लिखते समय एक्स लिख देते हैं, m2 इंटू एक्स लिख देते हैं, पीछे माने होते हैं और एक्स लिख देते हैं, माइनस एक्स लिखना था, गलत हो गया। नहीं, वो सब चक्कर नहीं फंसेगा, गलती नहीं होगी,
और सिंपली क्या करना चाहिए हमको, इसको आगे एक्स लेंथ आगे बढ़ाया ऐसा मान लेना चाहिए। देखो उससे कोई गलती नहीं होगी, हम तो अननोन मान रहे हैं, जो आंसर आएगा वो साइन के साथ आएगा। आंसर हमको बताएगा कि ये पीछे गया कि आगे गया, हम क्यों पहले से माने कि पीछे गया, हम आगे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्लैंक जो है हम मान लेते हैं यहां से एक्स लेंथ आगे बढ़ाओ, यहां इनिशियल पॉइंट से प्लैंक जो है एक्स लेंथ आगे बढ़ा ऐसा मान लिया, अननोन मान लिया। देखना अभी सॉल्व करेंगे तो अपने आप आंसर नेगेटिव आएगा, एक्स का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा, पता चल जाएगा कि हमने आगे माना था नेगेटिव आया, इसका मतलब पीछे गया होगा। चलिए आदमी को इस वाले एंड तक पहुंच जाना है, फाइनली आदमी यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। और आदमी का डिस्प्लेसमेंट भी देखना आसान है इस समय। देखो यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां, तो कितना लेंथ, तो यहां से ये x तो है ही और प्लैंक का लेंथ है l, तो x प्लस l लेंथ आगे बढ़ा। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आदमी का मास इंटू आदमी का डिस्प्लेसमेंट x प्लस l, प्लैंक का मास इंटू प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट, वो भी आगे की तरफ x माने, इज इक्वल टू 0, है ना। बढ़िया सी इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो गया mx प्लस कैपिटल mx, तो ये हो गया m प्लस mx प्लस ml इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस ml अपॉन m प्लस m, ये आंसर आ गया, है कि नहीं। तो ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। आगे की क्लास में हम लोग पहले इस तरह के और क्वेश्चंस करेंगे, फिर और वैरायटी सीखा जाएगा। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं।